atomic radii increases, right? And when we move in a group, atomic radii increases, ionization enthalpy is inversely proportional to size. Atomic radii, sorry, this is ionization enthalpy is inversely proportional to size. Similarly, electronegativity is also inversely proportional to size, and ionization enthalpy also depends on the stability of electronic configuration. Ionization enthalpy also depends on stability of electronic configuration. ये हमने स्टडी किया था आपको। आज हम नेक्स्ट टर्म के बारे में बात करेंगे, दैट इज electron gain enthalpy, and it is represented by delta Eg naught. Naught is used for standard, H for enthalpy, Eg for electron gain, and delta is for chain. तो इसको हम ऐसा पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चेंज। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, चेंज में दोनों चीज़ें हो सकती हैं, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है और रिलीज भी हो सकती है। तो चेंज को हम पढ़ेंगे। सो हाउ वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added in a neutral isolated gaseous atom। किसी भी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो भी एनर्जी चेंज होगा, जो भी एनर्जी रिलीज होगी, वो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाएगा। जैसे आपने देखा होगा, जो नॉन मेटल्स हैं आपके FCl, Bri, उनकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। इनका जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है कैसा है, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, Cl नेगेटिव G में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट। जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा 287 में, व्हेन वी ऐड वन मोर इलेक्ट्रॉन, सो इट विल गेन noble gas type configuration 288. So non-metals have very strong tendency to gain an electron and to get negative charge. Non-metal की definitions भी यही है, those elements which who have tendency to gain an electron and to get negative charge, and metals are those elements which have strong tendency to lose an electron and to get positive charge. So these non-metals, which are mainly in p-block elements, they have strong tendency to gain an electron and to get negative charge. Now we discuss on what factor this electron gain enthalpy depends. This electron gain enthalpy depends on size. The smaller the size, more will be the electron gain enthalpy, right? Or vice versa, larger the size, lesser will be the electron gain enthalpy. So in case of halogens, I am discussing in case of our 16 group members. 16 group members are oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium, and what last? Livermorium. Oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium, and livermorium. I am talking about 16th group of the periodic table.
So in 16 group of periodic table, when you move top to bottom, atomic sizes increases. Livermorium has the largest size among 16 group members. So with increase in atomic sizes, electron gain enthalpy, that is delta EgH naught, decreases. साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू डिक्रीज होगी, राइट। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, इफ यू कंपेयर द साइज ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर, size of oxygen is smaller than sulfur. ऑक्सीजन का साइज स्मॉलर है और सल्फर का साइज बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी वैल्यू किसकी ज्यादा होनी चाहिए थी? ऑक्सीजन की। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो वैल्यू है दैट बिकम्स ग्रेटर फॉर सल्फर देन ऑक्सीजन। कायदे में तो साइज ऑक्सीजन का छोटा है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑब्जर्वेशन किस तरह का है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी साइज छोटा होने के बावजूद भी कम हो गई है। तो इसका आंसर हम ऐसे बताएंगे, ऑक्सीजन जो है एक छोटा एटम है और उस छोटे एटम पे 8 इलेक्ट्रॉन्स है। एटॉमिक नंबर जो ऑक्सीजन का है दैट इज 8। तो छोटे से एटम पर 8 इलेक्ट्रॉन का होना, ये इस ऑक्सीजन एटम पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो कि खुद नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन सब नेगेटिव चार्ज रहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस छोटे से एटम पे बहुत ज्यादा डेंस है। और अब कोई इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, अगर कोई इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होने की कोशिश करेगा, इसकी वैलेंस शेल में ऐड होने की कोशिश करेगा, तो वो बहुत ज्यादा रिपल्शन फील करेगा इस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड से, और इस रिपल्शन को ओवरकम करने में सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे कोई एक्टर जो है वो फिल्म में उसे 1 लाख रुपए मिला एक दिन का, लेकिन जब वो घर आएगा तो बीच में कुछ घंटे मवाली जो है वो उससे फिरौती मांगेंगे, तो उसको उसमें से 20,000 रुपये उनको देने पड़ेंगे। और जो दूसरा बंदा है वो खुद में बहुत बड़ा बदमाश है, उसे कोई पैसा नहीं देना, और उसकी इनकम कितनी 90,000 है पर डे की। तो 90,000 पूरा घर पे लेकर आ गया, लेकिन जो दूसरा एक्टर था जिसे 20,000 रुपये देने पड़े फिरौती के, उसके पास उसको घर पे कम पैसे लेकर आएगा। तो वही चीज़ है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी वैल्यू ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन हाँ कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को ओवरकम करने में यूटिलाइज हो गई, और इसीलिए जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी वैल्यू है ऑक्सीजन की वो सल्फर से कम हो जाती है। बिल्कुल सेम फैक्टर जो है दैट वर्क्स इन द 17th ग्रुप, F Cl Br I astatine and one more is moscovium. No, tennessine will come. Tennessine, TS. Tennessine will come. ओवरकम का मतलब है जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर होने की कोशिश करेगा ऑक्सीजन में, तो इसको रिपल्शन फील करेगा इस हाईली नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड से, जो बहुत ज्यादा डेंस है छोटे से ऑक्सीजन एटम पर। तो उस रिपल्शन को ओवरकम करने में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो लग जाएगी इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास लाने में। मैं फिर से एक बार बताता हूँ, देखिए 17th ग्रुप में भी यही हाल है। FCl BrI टॉप टू बॉटम चलेंगे, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी साइज बढ़ने के साथ डिक्रीज होगी, लेकिन F और Cl में अगर आप कंपेयर करेंगे तो साइज छोटा फ्लोरीन का है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू है वो
Cl की ज्यादा हो गई देन द फ्लोरीन। साइज छोटा नो डाउट फ्लोरीन का है, लेकिन फ्लोरीन के साथ भी यही वाली बात है, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा है, काफी डेंस है। और यहाँ भी बात वही है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होने की कोशिश करेगा इस छोटे से फ्लोरीन एटम में, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो जाएगी टू ओवरकम दिस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा है। तो जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू है वो फ्लोरीन की Cl से कम हो जाएगी। और जो ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का इन केस ऑफ हैलोजेंस दैट विल बी Cl ग्रेटर देन फ्लोरीन, ग्रेटर देन ब्रोमीन, ग्रेटर देन आयोडीन। Inert pair effect. To study inert pair effect, I take the example of 13 group. 13 group members are boron, aluminium, gallium, indium, thallium, and nihonium. If we know atomic number of first member, we can find out atomic number of rest of the element by adding 8, 18, 18, 32, 32. So when we add 8, it comes 13. When we add 18, it comes 31. Then again 18, 49. Then 32. Then again 32. When we write the electronic configuration of boron, we use helium 2s2 2p1, then neon 3s2 3p1, then argon 3d10 4s2 4p1, then krypton 4d10 5s2 5p1, xenon 4f14 5d10 6s2 6p1, then radon 5f14 6d10 7s2 7p1, राइट। चेक भी कर लेते हैं, हमने सिर्फ लिखा है 49 का चेक कर लेते हैं। क्रिप्टन 36 10 46 47 48 एंड 49 130 निकोनियम का चेक कर लेते हैं। रेडॉन 86 14 100 110 112 113। ओके, तो देखिए इनर्ट पेयर इफेक्ट कैसे हम स्टडी करेंगे। हमें जो ऑब्जर्वेशन मिलता है वो ऐसा मिलता है, दिस इज द साइज ऑफ बोरॉन, this is the size of aluminium, this is the size of gallium, this is the size of indium, this is the size of helium, this is the size of न्यूटोनियम। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए जो बोरॉन और एल्युमिनियम का साइज है इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे जो मैंने स्क्रीन पर बनाया है। और होता भी यही है, ये जो सेकेंड पीरियड के मेंबर्स हैं और जो थर्ड पीरियड के मेंबर्स हैं इनमें साइज का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के जो मेंबर्स हैं इनमें साइज का डिफरेंस बहुत ज्यादा आपको ऑब्जर्व होगा। बिल्कुल अच्छा आपने पूछा, यही काम लिथियम और सोडियम में भी साइज का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। यही काम
14 ग्रुप में कार्बन और सिलिकॉन में बहुत ज्यादा होगा। यही काम अभी मैंने आपको बताया 17 ग्रुप में एफ और सीएल में भी बहुत ज्यादा होगा। जितने भी सेकंड और थर्ड पीरियड के मेंबर्स हैं, इनके साइज में डिफरेंस काफी ज्यादा नोटिस होता है। और इसका रीजन क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर जो आपके पास थर्ड पीरियड के मेंबर्स हैं, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा, नियॉन 3s2 3p1, या मैं इसको अगर ऐसा लिखूं आपके लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। तो यहाँ पर मेनली जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है वो कहाँ हो रही है, देखिए एस सब शेल में हो रही है, 1s 2s 3s। और एस सब शेल का शेप आपको मालूम है कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। एस सब शेल का जो शेप है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। एस सब शेल का शेप स्फेरिकल है। तो ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे मैं अपने सामने फुटबॉल रख लूं स्फेरिकल, तो मेरे नेक्स्ट क्या मैं नहीं देख पाऊंगा। इसी तरह से किसी भी एटम में जो न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, वो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं उनको इन स्फेरिकली शेप एस सब शेल की वजह से बहुत क्लोजली वॉच नहीं कर पाते। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये एस सब शेल पूरी जगह प्रेजेंट नहीं होगा यहाँ पे, एक ही बार एक ही जगह तो प्रेजेंट होगा, हालांकि रिवॉल्व करता रहेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को क्लोजली वॉच नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेनली जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है वो किसमें हो रही है, एस सब शेल में हो रही है। और एस सब शेल का शेप कैसा है, स्फेरिकल है। और स्फेरिकल शेप होने की वजह से जो ये एस सब शेल्स हैं, ये आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक तरह से शील्ड का काम करेंगे, स्क्रीन का काम करेंगे। और इसी वजह से जो ये साइज है ये थोड़ा सा बाहर की तरफ बढ़ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपने जो सीखा वो ये सीखा कि जो बोरॉन और एल्यूमिनियम में साइज का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, उसका रीजन आप क्या बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एल्यूमिनियम वाला केस है इसमें मेनली इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग एस सब शेल्स में हो रही है, जो कि बहुत ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। और इसीलिए जो न्यूक्लियर चार्ज है या जो अट्रैक्शन फोर्स है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, जो प्रोटॉन आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे लगाएंगे और शेल थोड़ी सी बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन आप देखेंगे कि जो गैलियम से और एल्यूमिनियम में साइज का कंपैरिजन आप करेंगे तो गैलियम का साइज ऐसा लग रहा है थोड़ा सा छोटा हो गया, और होता भी यही है। गैलियम का साइज एक्सेप्शनली एल्यूमिनियम के साइज से थोड़ा छोटा हो जाता है, जबकि उसको बड़ा होना चाहिए था। ऐसा क्यों है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग स्टार्ट हो गई 3D सबशेल में, डी सबशेल आ गई। और डी सबशेल का शेप अगर आपको पता हो तो कैसा होगा, डबल डंबल होता है। ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि मैं अपने हाथ को इस तरह से क्रॉस करूं, अगर मैं अपने हाथ को इस तरह से क्रॉस कर लूंगा तो ये ऑर्बिटल्स आ गई ये सब, तो देखिए कितना गैप है। जो आप देख रहे हैं डबल डंबल में काफी गैप आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये देखिए कितना गैप है यहाँ पर, ये काफी गैप है यहाँ पर। तो ये गैप बहुत ज्यादा होने की वजह से जो स्क्रीनिंग है, जो शील्डिंग है, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। आप अपने हाथ आगे अपने हाथ को क्रॉस कर लो तो देखो आप काफी कुछ देख पाओगे, और अपने आप आगे फुटबॉल रख लो, नेक्स्ट आपके क्या उसको आप अच्छे से विजिबल नहीं कर पाओ, नहीं देख पाएंगे। तो इसी वजह से जो डी सबशेल है ये पुअर शील्डिंग प्रोड्यूस करती है, और इसकी वजह से सेंटर में जो प्रोटॉन्स बैठे हुए हैं ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को क्लोजली वॉच
कर पाते हैं और साइज थोड़ा सा अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। जनरली साइज बढ़ना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं वेरिएशंस भी है, उसी वेरिएशंस की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो बोरॉन और एल्यूमिनियम के साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, उसका रीज़न आप क्या बताएंगे? स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट और स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग इफेक्ट produced by इंटरवीनिंग, यानी कि जो उसमें एंटर हो रहे हैं, इंटरवीनिंग स्फेरिकली शेप्ड एस सबशेल इलेक्ट्रॉन्स। The large difference in atomic radii of boron and aluminium can be explained on the basis of strong shielding or screening effect produced by intervening spherically shaped S subshell electrons, right? और यहाँ जो एल्यूमिनियम के कंपैरेटिवली गैलियम का साइज बढ़ गया है, दिस यू कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ पुअर shielding effect produced by d subshell electrons. Or you can also observe the difference in atomic radii of indium, thallium and pneumonium is of not large difference. बहुत कम डिफरेंस है इनके एटॉमिक रेडियाई में, इंडियम में, थैलियम में और निमोनियम में। तो इसका रीजन भी आपका पुअर शील्डिंग इफेक्ट ही आएगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल से, यहाँ से फोर्थ शेल स्टार्ट हो गई आपकी, गैलियम से फोर्थ शेल स्टार्ट हो गई, और फोर्थ शेल में आपके पास 4f सबशेल इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट हो गए। 4d भी आ गया, 4f भी आ गया, दोनों ही 4f एंड 4d बोथ प्रोड्यूस वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट। So D and F subshell electrons produce poor shielding effects. That's why the sizes of higher atomic number members in the groups are almost close, are very close. तो यहाँ पे आपने दो बातें सीखी। स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट से जो सेकंड और थर्ड पीरियड के मेंबर्स हैं, इनके एटॉमिक रेडियस काफी बढ़ जाएंगे, और उसके बाद के जो मेंबर है फोर्थ पीरियड के, फिफ्थ पीरियड के, सिक्स पीरियड के, सेवेंथ पीरियड के, इनके एटॉमिक रेडियस में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिखाई पड़ता। और इसका रीजन जो है पुअर शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय एफ, डी एंड एफ सबशेल इलेक्ट्रॉन्स। यू आर वेरी राइट, एफ का शेप हाईली डिफ्यूज होता है, बहुत ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट रहती है, राइट? आपको नहीं पता, मैंने मालूम है, तो हाईली डिफ्यूज मानेंगे उसको, और उसमें हाई डिफ्यूज होने की वजह से बहुत ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट एफ सबशेल प्रोड्यूस करता है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग शील्डिंग रहेगी एस की, उससे कम टी की, फिर डी की, और एफ की सबसे ज्यादा पुअर रहती है, राइट? ये जो ऑब्जर्वेशन है गैलियम और एल्यूमिनियम के साइज का डिफरेंस वाला, यानी गैलियम का साइज एक्सेप्शनली एल्यूमिनियम से बढ़ गया है, तो इसके ये दो कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से कि बोरॉन के कंपैरेटिवली एल्यूमिनियम का साइज तो काफी बढ़ गया स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, और गैलियम का साइज पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या हो गया? कम हो गया। तो इन दोनों कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से जो ओवरऑल इफेक्ट है वो इस तरह का हमें मिल रहा है कि गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा हो गया। लेकिन इस तरह का ऑब्जर्वेशन केवल आपको 13 ग्रुप में है, और मेंबर्स में नहीं है। जैसे आपको कार्बन, सिलिकॉन, और नेक्स्ट आपके पास जर्मेनियम, टिन, लेड, तो यहाँ पर इस कार्बन, इस सिलिकॉन और जर्मेनियम के साइज में डिफरेंस ऐसा नहीं होगा कि जर्मेनियम का साइज छोटा हो गया हो, वो बढ़ेगा लेकिन बहुत ही स्लाइटली, क्योंकि पुअर शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे काम करना शुरू कर जाएगा। ये जो फोर्थ पीरियड का जो मेंबर है हमारे पास गैलियम, उसका साइज एल्यूमिनियम से एक्सेप्शनली छोटा हो जाता है। पर इस तरह का फैक्टर और ग्रुप्स में आपको नहीं मिलेगा कि जितने भी फोर्थ पीरियड के मेंबर हो उनका साइज
थर्ड ग्रुप से छोटा हो रहा, ऐसा नहीं है। ऐसा केवल आपको सेकंड और थर्ड पीरियड के मेंबर जो 13 ग्रुप के हैं वहां आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट द इनर्ट पेयर इफेक्ट। शील्डिंग की बात की, स्ट्रॉन्ग पुअर की। नाउ वी टॉक अबाउट द इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट मीन्स लेस रिएक्टिव। पेयर मीन्स जो भी हो वो दो हो, कपल हो, राइट, पेयर में होने चाहिए। तो क्या होगा पेयर में, उसका क्या इफेक्ट आएगा उसकी मैं बात कर देता हूँ बहुत तेजी से आपके साथ। देखिए, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है that depends on the number of electron which participate in chemical bond formation. If in the case of boron, this P1 electron participate in chemical bond formation, it will show +1 oxidation state. And if these two electrons of S will also participate, then it will also show +3 oxidation state. So, in case of 13 group, all members have NS2NP1 type configuration, और इन सभी में इस P का जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है, if it is involved in chemical bond formation, the element will show +1 oxidation state, and if these two S will also participate, then show +3 oxidation state. So all the members of 13 group show both +1 and +3 oxidation states. But the observation is like this, that the lower oxidation state, that is +1, +3 is higher one, and +1 is the lower oxidation state. The observation is like this, the lower oxidation state, that is +1, its stability increases down the group. Lower oxidation state stability, +1 stability increases down the group. ये बात, राइट। उसकी जो स्टेबिलिटी है वो टॉप टू बॉटम चलने पर इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि कहना ये हुआ कि ये जो मेंबर्स हैं हैवियर एटॉमिक नंबर वाले, जैसे एटॉमिक मास वाले, जैसे इंडियम है, थैलियम है, नियोनियम है, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रेयरली शो करेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे लेकिन बहुत ज्यादा एनर्जी इनको इनके साथ इन्वॉल्व होगी। तो जो +1 ऑक्सीडेशन से वो तो इजीली शो करेंगे, लेकिन +3 ऑक्सीडेशन से बहुत ही डिफिकल्टी के साथ शो करेंगे। ऐसा आपको ऑब्जर्वेशन मिलता है हैवियर एलिमेंट्स के केस में, इनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस काफी ज्यादा हो। तो मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ। देखिए, जो हैवियर एलिमेंट्स है जैसे इंडियम, थैलियम, नियोनियम, इनके केस में जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 वाली है वो ज्यादा स्टेबल हो जाती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इन हैवियर मेंबर्स में जो न्यूक्लियस है वो इन स्फेरिकली शेप्ड एस सबशेल इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही टाइटली होल्ड रख लेता है अपने साथ। यानी कि सिमेट्रिकल शेप होने की वजह से एस सबशेल पर जो न्यूक्लियर चार्ज है, जो अट्रैक्शन फोर्स है न्यूक्लियस का, वो काफी बढ़ जाता है। और न्यूक्लियस इन एस सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही टाइटली अपने साथ होल्ड रखता है और अलाउ नहीं करता इन पार्टिसिपेट टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड। तो इसीलिए ये जो एस सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स है हैवियर मेंबर के केस में काफी ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स के साथ न्यूक्लियस से अटैच रहते हैं, क्योंकि एस सबशेल का शेप स्फेरिकल है और स्फेरिकल और सिमेट्रिकल शेप होने की वजह से न्यूक्लियस एस सबशेल के इलेक्ट्रॉन पर, खास करके हैवियर एलिमेंट्स के केस में, ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगाता है और इन इलेक्ट्रॉन्स को केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट होने आसानी से नहीं देता। इसलिए कहा जाता है जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी है वो टॉप टू बॉटम चलने पे पड़ेगी। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहते हैं, देखिए क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, TlCl इज मोर स्टेबल देन TlCl3। यानी कि
TLCl के मुकाबले TLCl3 का जो स्टेबिलिटी है कम है, क्योंकि यहाँ पे Tl का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस है, +1 है, और यहाँ कितना है +3। तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ थैलियम इज मोर स्टेबल देन +3। इसको इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों बोला? क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो पेयर पेयर में है और केमिकली क्या हो गए, इनर्ट हो गए, तो इसलिए इसको हमने बोला इनर्ट पेयर इफेक्ट। केमिकली बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट मुश्किल से करेंगे, इसलिए इसको हमने क्या बोला, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो क्वेश्चन कम्स TLCl इज मोर स्टेबल देन TLCl3, कैसे आंसर करेंगे? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ थैलियम इज मोर स्टेबल देन +3, दैट्स व्हाई TLCl इज मोर स्टेबल देन TLCl3। मैं एक एग्जांपल आपके लिए और ले रहा हूं, देखिए यहाँ पर आप अगर 14 ग्रुप के बारे में बात करेंगे तो 14 ग्रुप के मेंबर कौन कौन है आपके पास? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, lead, and one more member is there, फ्लोरोबियम। इनका EC अगर आप देखेंगे तो वो कैसा होगा, NH2NP2 टाइप का होगा, यानी कि 2s2 2p2 3s2 3p2 सिलिकॉन का। इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा के आप लिख सकते हो। तो मुझे जरा जल्दी से बता दीजिए कि ये जो मेंबर्स हैं ये किस किस तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। जैसे यहाँ पे P का जब पार्टिसिपेट कर रहा था तो +1, और ये S के तो पार्टिसिपेट कर रहे थे तो +2। तो यहाँ पर अगर ये P के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगा? बोलिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कौन सा शो करेगा? वेरी गुड, +2 या +2, राइट, ये सभी +2 शो करेंगे। लेकिन जब ये S वाले दो इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट करेंगे, है ना, तो कौन सी शो करेगा? बोलिए, +4, वेरी गुड। तो ये सभी मेंबर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, इनको भूल जाइए अभी के लिए, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। आप बताएंगे +2 और +4 में से कौन ज्यादा स्टेबल होगी, जल्दी बताइए। वेरी गुड, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी इन केस ऑफ हेवियर मेंबर्स ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर जो S सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से बहुत टाइटली होल्ड अपने साथ किए हुए हैं, क्योंकि S का शेप कैसा है, स्फेरिकल है, सिमेट्रिकल है, इसलिए न्यूक्लियस उस पर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा सकता है और ज्यादा टाइटली इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर पाएगा। तो केवल ये जो P वाले इलेक्ट्रॉन है यही पार्टिसिपेट कर पाएंगे और उनकी वजह से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी, जबकि जो NS सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं कैसे हो गए, केमिकली इनर्ट हो गए। इसी को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है, PbCl2 is more stable than PbCl4। क्या आंसर लिखेंगे आप? In PbCl2 the +2 oxidation state is more stable due to inert pair effect, that's why PbCl2 is more stable than PbCl4।